देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश में इस वायरस से अब तीसरी मौत भी हो चुकी है। गुजरात में एक 58 साल की महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले कर्नाटक में 82 साल के बुजुर्ग की इसी वायरस से मौत हो गई थी। हरियाणा में 52 साल के शख्स की जान गई थी। वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण से सरकार अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों को निर्देश जारी किए गए हैं। लोगों को भी सावधानी बरतने की अपील लोगों से भी की जा रही है। दरअसल ये एक मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस है। एक या दो वायरस मौसम में एक प्रमुख वायरस के साथ फैलने लगते हैं और अगस्त से अक्टूबर तक आप जानते हैं पिछले साल H1N1 महत्वपूर्ण था, लेकिन इस वक्त H3N2 हावी होने लगा है। और आप जानते हैं इसके मामले बढ़ रहे हैं। एक मौसमी वायरस है जो दुनिया भर में इस वक्त लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा देखिए, हमेशा ये होता है कि पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ अलर्ट होने की जरूरत होती है। आप ये समझिए, म्यूटेशन बहुत तेजी से होता है इसमें और हर साल वैक्सीन को सर्कुलेटिंग स्ट्रेन के लिए अपडेट किया जाता है। और H3N2 के लिए फिलहाल आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। तो H3N2 वायरस को लेकर करनाल स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने बताया है कि उनके पास करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल जिलों के सैंपल आते हैं। अब तक 17 सैंपल आए हैं जिनकी जांच की जा रही है। इनमें कुछ H1 पॉजिटिव मिले हैं। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में रोजाना ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें बुखार, खांसी, जुकाम, गले में खराश, उल्टी, दस्त की शिकायतें हैं और इस वायरस से जुड़े लक्षण में भी यही बीमारियां आती हैं। करनाल में 2 संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। शाम तक दोनों की रिपोर्ट आने की भी संभावना है। स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ऐसा उसका दावा है। अधिकारियों के मुताबिक इस वायरस के लक्षण 5 से 7 दिन रहते हैं, लेकिन बुखार 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाता है। खांसी कई बार 3 हफ्ते तक भी ठीक नहीं होती। और वहीं करनाल के सिविल सर्जन योगेश कुमार ने कहा है कि H3N2 का फिलहाल करनाल में कोई मामला नहीं है और घबराने वाली कोई बात भी नहीं है। की बात नहीं है, हाँ, लेकिन अवेयर जरूर रहने की बात है। खांसी और बुखार के साथ अगर ब्रेथलेसनेस जैसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली जो आप अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में जाएं और अपने जांच करवाएं। किसी तरह की मेडिसिन अपने स्तर पे मत लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको खांसी बुखार है तो अपने साथियों से, अपने फैमिली से को बचाने के लिए मास्क का प्रयोग जरूर करें। भीड़ भाड़ के इलाके में जाने से बचें। फ्लूइड ज़्यादा लें। तो इसलिए लेकिन कोई पैनिक वाली कोई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। H3N2 के लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर अगर बात की जाए तो हम इस समय मौजूद हैं करनाल की कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की जो लैब है वहां पर मौजूद हैं और वहीं से हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि अब तक कितने मामले आते हैं, कितने सैंपल आ रहे हैं, क्या स्थिति है। 3 डिस्ट्रिक्टों के यहाँ पर सैंपल आते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर रविंदर, उनसे जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे लगातार H2 और N3 के लेकर जो मामले आ रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि H3N2 के केसेस अभी पूरे देश भर में बढ़ रहे हैं और ये इन्फ्लुएंजा का एक टाइप है। इन्फ्लुएंजा लाइक A, B एंड C 3 तरह के होता है और जो उसमें भी इन्फ्लुएंजा A में भी फर्दर आगे H3N2, H1N1 अलग-अलग सब टाइप्स होते हैं। लेकिन पहले क्या था कि H1N1 ज़्यादा प्रेवलेंट था हमारी कम्युनिटी में, लेकिन अभी पिछले दिसंबर से पाया गया है कि H3N2 के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। कहाँ से आपके पास सैंपल आ रहे हैं? कि हमारे पास करनाल डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट एंड कैथल डिस्ट्रिक्ट के सैंपल आ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सैम्पलिंग देखा जाए केसों के हिसाब से तो काफ़ी कम है और मुझे उम्मीद है कि अगर थोड़े केसेस सैम्पलिंग और बढ़ाई जाए तो इसके पॉजिटिव केसेस और मिल सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोविड के दिनों में हमने देखा कि काफी लोगों को सैंपलिंग आपने की और H2N3 के लेकर क्या क्या है, ज्यादा वायरस खतरनाक है, क्या है ये? जी, ये बाकियों के कंपेयर में लाइक H1N1 या बाकी जो सीरोटाइप्स है लाइक इन्फ्लुएंजा B और C उनके कंपेयर में ज़्यादा खतरनाक है और इसमें थोड़े एडमिशन रेट्स भी ज़्यादा हैं। इसमें बुखार भी थोड़ा तेज होता है और खांसी लंबे समय तक रह रही है।
तो मेरा ये मानना यही है कि ये टेस्टिंग करवा के उसका जो उपचार है, ट्रीटमेंट है, वो उसके हिसाब से करवाया जाए तो लोग जल्दी सही हो सकते हैं और इसका फायदा लोगों तक पहुंच सकता है। सैंपलिंग कम हो रही है जी, मेरे हिसाब से थोड़ी कम हो रही है, इससे बढ़ सकती है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि 3 डिस्ट्रिक्टों में फिलहाल सैंपलिंग बहुत कम है। 16 से 17 सैंपल ही आए हैं, उसमें से 6 से 7 ऐसे जो हैं पॉजिटिव भी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3 के वो मामले नहीं है, 2 और 3 के मामले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को अवेयर होना हो, उसके साथ साथ टेस्टिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। करनाल से कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। तो ये लक्षण है सांसों में दिक्कत होना, सांस फूलना, ये आप सिम्टम्स देखिए थोड़ा सा, और आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहिए इसको लेकर। ये वायरस है जिसका नाम आप जानते हैं H3N2 है, जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस का सब टाइप है। इस वायरस के संक्रमित होने पर रोगी में फ्लू जैसे लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि तेज बुखार हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान होना, सूखी खांसी, ऐसे लक्षण होते हैं और 3 हफ्ते तक अमूमन ये आपको महसूस होते हैं। कमजोरी, और आप जानते हैं कि मौसम में थोड़ी सी तब्दीली हुई है, गर्मियां हैं, तो उस सूरत में वैसे भी आप इन दिनों थका हुआ, सुस्त सा महसूस करते होंगे, दिन बड़े हो गए हैं। ये जब मौसम भी चेंज होता है, शिफ्ट होता है, तो एक नेचुरल चेंज भी आता है, तो ये भी आप फील कर रहे होंगे। वैसे डॉक्टर्स ये कह भी रहे हैं कि H3N2 से बचाव के लिए निगरानी और सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। और सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी भी कर दी गई है, हमने आपको इस बारे में भी जानकारी दी थी। और ये भी बड़ी बात है कि एक तो कोरोना से निकले हुए हैं लोग, और उसके बाद अब एकदम से इस तरह का वायरस जो है वो आके परेशान कर रहा है। और कुलवंत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेहमान भी हमारे साथ है, डॉक्टर पुनीता हसीजा हैं, अध्यक्ष IMA हरियाणा। कुलवंत, एक बार जल्दी से अपडेट दे दीजिएगा कि किस तरह की तैयारियां की गई हैं वहां पर अस्पताल में, फिर मैं इस बारे में डिटेल में बात करूंगी डॉक्टर से। जी देखिए, यहाँ पर ये नया जो हॉस्पिटल है यमुनानगर के अंदर, नया हॉस्पिटल, अभी इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, लेकिन इसी हॉस्पिटल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। जो H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस अभी आया है, तो उसको लेकर अभी यहाँ पर एक 10 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, जिसको लेकर यहाँ पर जिम्मेदारी जो डॉक्टर वागेश है उनको सौंपी गई है। तो डॉक्टर वागेश हैं जो PHC सेंटरों में अलग अलग जगह जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ पर कितने बेड की आवश्यकता है। इसी के चलते यमुनानगर में भी इस नए हॉस्पिटल के अंदर एक नया इंसुलेशन वार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर पुनीता भी हमारे साथ हैं। पुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका। पुनीता जी, क्या है ये H3N2 की हम बात करें, और हाँ, क्या है ये एक बार बताइएगा, लोग इसको लेके पैनिक क्रिएट ना करें, किस तरह से अपना बचाव करें, एक बार इसके बेसिक जो सिम्टम्स हैं वो बताइएगा प्लीज। हाँ जी, मेरे से पहले जो स्पीकर्स ने आपको बताया कि H3N2 जो एक इन्फ्लुएंजा वायरस की सब टाइप्स होती हैं। आपने देखा है कोविड का वायरस भी म्यूटेट करता था, हर थोड़ी देर में अपना रूप बदलता था। ऐसे इन्फ्लुएंजा का वायरस भी रूप बदल बदल के आता है। तो बेसिकली इसमें हर साल चेंज होता है इसका, हर थोड़ी देर में इसकी म्यूटेशन होती है। तो पेशेंट को बेसिकली हाई ग्रेड फीवर, रनिंग नोज, कोल्ड, कफ, और साथ में किसी किसी को सिवियर हेडेक होता है, किसी को वॉमिटिंग्स, डायरिया भी हो जाता है। और लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेशेंट को थोड़ी सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, फीवर कांस्टेंट रहता है, उतरता नहीं है, दवाई लेने के बाद भी पेशेंट डिहाइड्रेटेड और एग्जॉस्टेड फील करता है। वो सिम्टम्स हमें थोड़ा ध्यान रखने होते हैं। हल्के बुखार में और हल्की जुकाम खांसी में आप अपने नजदीकी डॉक्टर से दवाई ले सकते हो। बट अगर आपके घर में किसी को ऑलरेडी सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा या दमा के पेशेंट हैं, या उनका लंग ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसके लिए हमें बिल्कुल सावधानी बरतनी है। जरा सा भी हमें लगे कि अगर पेशेंट को सांस चढ़ रहा है, थोड़ा सा चलने में उसकी सांस फूल रही है और उसकी छाती में अलग तरीके की गड़गड़ की आवाज या अलग तरीके की आवाज, सीटी जैसी आवाज आ रही है, तो हमें तुरंत ही बड़े अस्पताल में उसको लेके जाना चाहिए।
और अगर लूज मोशन वॉमिटिंग्स ज्यादा हो जाती है तो भी पेशेंट को पानी की कमी होने का खतरा होता है। तो उन कंडीशंस में हमें अस्पताल जाना है और वहां पे कुछ टेस्ट होंगे आपके, स्पेशली अगर सांस की दिक्कत है तो एक्सरे होएगा और आपके कुछ खून टेस्ट होंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। डॉक्टर की सलाह के बावजूद देखा गया 90% पेशेंट ओपीडी से ही ट्रीट हो जाते हैं। सिर्फ 8 से 10% पेशेंट ऐसे बचते हैं जिनको कुछ दिन के लिए भर्ती करने की जरूरत पड़ती है, और 1-आधा% ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे सीसीओ वगैरह में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके लंग्स तक इन्फेक्शन फैल चुका होता है। तो जैसा कि मेरे से पहले वाले डॉक्टर्स ने बताया कि पैनिक नहीं करना है। कोविड ने हमें बहुत सारा कुछ सिखाया है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन करनी है, मास्क नहीं उतारना है, क्योंकि ये हाईली कंटेजियस होता है। आपके घर में एक जने को होगा। इसमें एक चीज बताइएगा कि आपने बेसिक सिम्टम्स का जिक्र किया और टेस्ट की भी बात की, इसका एज ग्रुप से रिलेशन है या फिर इम्यूनिटी से रिलेशन है? ये इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो सर्वाइव कर जाते हैं। हमने कोविड में ये चीज देखी, वो चीज हमने कोविड में देखी, तो ये एक बार जरूर स्पष्ट कीजिएगा। बिल्कुल, इम्यूनिटी मतलब कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है। हाँ। वो हर बीमारी पे लागू होता है। ठीक है कि जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी अच्छी है तो वो हर तरह की बीमारी से लड़ पाता है, उसका शरीर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या जो भी अपना एक प्रतिरोध सिम्टम वो प्रोड्यूस कर लेता है। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। इसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि छोटे बच्चे, वृद्ध अवस्था के हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उन पर अगर ये असर करता है तो थोड़ा ज्यादा घातक असर होता है इसपे। और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी बाकियों के मुकाबले कम हो जाती है, तो उन एज ग्रुप में हमें बहुत ध्यान रखना है। लेकिन हर किसी को अपने आप को बचा के रखना है। भीड़ भाड़ वाली जगह में अगर जाना मजबूरी है तो मास्क पहन के जाइए। अगर आपको छींके वगैरह आ रही है तो मुंह कवर करके आपको छींकना है, ताकि जो इसके ड्रॉपलेट्स के द्वारा इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और इसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट है। 3 से 5 दिन के इलाज में मैंने आपको बताया ना, 80% लोग तो सिर्फ घर के अपने ओपीडी डॉक्टर को दिखा के ही ठीक हो जाते हैं। थोड़े से लोगों को एडमिशन की जरूरत पड़ रही है। अभी हमने देखा है कि इसका डेथ रेट भी काफी हद तक कम है, कि पूरे हरियाणा में अभी तक सिर्फ 1 डेथ रिपोर्टेड है। तो दैट मीन्स कि इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये जो हुआ है प्रॉब्लम आई है हमारे पर आपदा, तो ये पैंडेमिक में ना कन्वर्ट हो जाए। तो ये जिम्मेवारी हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि इसमें एज ए डॉक्टर नहीं, एज ए सोशल सोसाइटी भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम इसको फैलने से रोकें। ठीक है, हम और बातचीत करेंगे। कंवरजीत हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। कंवरजीत, कितना तैयार है करनाल, एक बार ये बता दीजिए जरा, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात करें तो लगातार प्रदेश में H3N2 के जो मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर कहीं अगर बात की जाए तो करनाल में जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज हो चाहे सिविल हॉस्पिटल हो, तमाम तैयारियां कल से ही लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं। पहले कहीं ना कहीं अवैध करने की कोशिश की गई थी। कल कुछ 2 लोग जो एक दंपत्ति को संदिग्ध कहीं ना कहीं उनके सैंपल आज उनकी रिपोर्ट आने की उम्मीद है। उसके बाद पूरा अलर्ट कर दिया और दोनों ही जगह पर मीटिंग चल रही है, हर तरह पर हर तैयारी की हुई है। उसके बाद बात की जाए तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दीपेंद्र, उनसे हमारी बातचीत है, उनका यही कहना है कि 3 डिस्ट्रिक्टों से 3 जिलों की अगर बात की जाए तो बहुत कम ही फिलहाल सैंपल है, 17 के करीब सैंपल है और सैंपलिंग ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, लोग अवेयर हैं, लोग नहीं आ रहे, लोग अपनी टेस्टिंग नहीं करा रहे। लेकिन हॉस्पिटलों की बात की जाए तो वहां पर बुखार, जुकाम, खांसी के काफी मामले आ रहे हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी मॉनिटरिंग कर रहा है। अपने जितने भी उनकी CHC हैं, PHC हैं, वहां पर वो जा रहे हैं। जो डॉक्टर हैं या दूसरा स्टाफ है उनको कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं और लोगों से भी कहीं ना कहीं हम अपील जरूर करेंगे, डॉक्टरों भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी को 2 से 4 दिन ज्यादा बुखार है या खांसी जुकाम है, वो हॉस्पिटल में है, बड़े हॉस्पिटल में है, बड़े डॉक्टरों से कंसल्ट करें और उसके साथ कर कहीं ना कहीं टेस्टों की जरूरत है, टेस्ट करवाए जाए। इन तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए तो करनाल के जो डॉक्टर हैं, करनाल के जितने भी हॉस्पिटल हैं, दोनों हॉस्पिटलों की बात कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज है जो काफी बड़ा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है, वहां पर तमाम सुविधा को लेकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी, अलग से वार्ड बना दिया गया। और वही बिल्कुल वही स्थिति करनाल के जो CMO है, उन्होंने बताया कि हमारी सिविल हॉस्पिटल की तमाम ऐसी तैयारियां हैं और उसके साथ साथ जितनी तमाम CHC है, PSC है, वहां पर तमाम तैयारियां उन्होंने की हुई है। ठीक है, ये अच्छी बात है, तैयारियों का जिक्र हो रहा है, लोगों को भी अलर्ट रहना है। डॉक्टर पुनीता, एक चीज बताइएगा, अगर किसी को
जो आप कह रहे हैं उसमें मैं भी जितना पढ़ रही थी इसके बारे में कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है उनकी इम्यूनिटी को। अगर कोई बुजुर्ग है उसे 2-3 बीमारियां पहले से हैं, या कोई भी, आजकल तो खैर यंगस्टर्स में भी तमाम तरह की दिक्कतें हैं, चाहे हम ओबेसिटी का ही जिक्र कर ले, मोटापा कर ले, या आजकल तो हार्ट अटैक्स इतने बढ़ रहे हैं, तो किसी को अगर 2-3 बीमारियां पहले से ही हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये डेंजरस हो जाता है क्या? बिल्कुल, स्पेशली मैंने आपको बताया कि जिनको ऑलरेडी लंग कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनको जो स्मोकर्स हैं, जो सीओपीडी कहते हैं, हमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज जो हमारी होती है, जिनको ऑलरेडी लंग कॉम्पनसेटेड है, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव है, उन लोगों की भी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन होती है। बट अगर हमारे लंग्स पे इसका असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इस वाले जो वायरस में H3N2 में, कि अगर हम इग्नोर करते हैं, हम अपने हाई ग्रेड फीवर को इग्नोर कर देते हैं, हम घर पे इलाज करते रहते हैं, हमें सांस चढ़ रहा है, देखा गया कि पेशेंट जब एकदम तेज सांस आने लगती तब जाके हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हैं जो ऑलरेडी कॉम्पनसेटेड हैं, छोटे बच्चे हैं या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, अगर उनको ये सिम्टम्स आपको लगता है कि ज्यादा दिन हो रहे हैं, खांसी, जुकाम, वॉमिटिंग, लूज मोशन, पेट दर्द वगैरह और सांस लेने में दिक्कत, तो उनको इमीडिएटली बड़े अस्पताल में दिखाएं। आई थिंक सरकार के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रो सिटीज में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, इवन हमारे गाँव में PHC हट्स हैं, तो वहां पे भी वो इमीडिएटली रेफर करने के लिए एम्बुलेंस वगैरह सब सुविधा प्रोवाइड होती है। तो इग्नोरेंस अगर हमारी तरफ से रहेगा तो हमारा ही नुकसान होने वाला है। तो हम चाहते हैं कि इसको आप बहुत लाइटली मत लीजिए, लेकिन पैनिक भी मत कीजिए। टाइमली हमने देखा है कि 3 से 5 दिन में लोग ठीक भी हो रहे हैं। बुजुर्गों को भी देखा है हमने कि अगर 2 दिन CCU में रह गए, 2 दिन उनको CPAP या BiPAP चल भी गया, उनका ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए रखा गया, तो वो तीसरे दिन कमरे में आके और चौथे दिन अपने घर भी वापस आ रहे हैं ठीक ठाक होके। ये अच्छी चीज है। तो पैनिक क्रिएट नहीं होना चाहिए, हमारी भी यही कोशिश है। हाँ, अवेयर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन ली हुई है, ये एक ऐसा सवाल है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता है जब से कोविड आया है बीच में। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं प्रॉपर, जिन्होंने बूस्टर डोज भी ले ली है, तो उनको तो क्या उनको एकदम निश्चिंत रहना चाहिए या एहतियात उन्हें भी बरतना चाहिए? बिल्कुल, आई थिंक हर बार आप भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम भी आपको यही जवाब देते हैं। किसी भी वैक्सीन की जो पोटेंसी होती है या उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता देने की क्षमता होती है, वो 70 से 80% होती है, और वो भी कुछ टाइम के बाद 6 से 9 महीने मैक्सिमम 1 साल में वो वीन ऑफ हो जाती है, मतलब वो कम होने लग जाती है। तो कोविड वैक्सीनेशन लिया है, ये गारंटी नहीं है कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा के लिए हमारे WHO की तरफ से हर साल में 2 बार इसके स्ट्रेन को स्टडी किया जाता है, और इसकी वैक्सीन हर बार नहीं बनती है। जो स्ट्रेन आता है उस वैक्सीन को स्टडी करके उसके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है, एक सितंबर-अक्टूबर के महीने में और एक अप्रैल के महीने में। तो वो वैक्सीनेशन लेने से हमें ये कॉम्प्लिकेशंस होना या हमें इस में बीमारी का होने से हम बचाव हो सकता है। बट कोविड वैक्सीनेशन से हमने लिया ये गारंटी नहीं है। और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द वायरस बनती है, जो WHO हमेशा उसकी तैयारी रहती है इस बारे में, उससे पैंडेमिक होने का खतरा काफी हद तक टल जाता है कि वैक्सीन अगर लगवा लेते हैं लोग तो वो जल्दी रिकवरी होने की तरफ, वो पूरी सोसाइटी जो एक जहां बहुत सारे केसेस आ गए हैं तो वो रिकवरी जल्दी हो जाती है उसकी वजह से। एक और चीज अभी हमने देखा, होली के बाद से जैसे वेदर शिफ्ट होता है, आप मौसम थोड़ा सा बदलता है, दिन बड़े हो गए, एक लेजीनेस हम फील करते हैं। आप कितने भी फिट हो तो एक सुस्ती रहती है, दिन बड़े हो गए हैं तो उस हिसाब से भी एक सर्कल बिल्कुल शिफ्ट होता है। हाइड्रेट रखने के लिए खुद को क्या किया जाए? क्योंकि आपने शुरू में भी जिक्र किया था कि अगर आप हाइड्रेट हैं प्रॉपर तो बेटर है, तो वो आप सजेस्ट कीजिए। डाइट क्या स्पेशली लेनी चाहिए? क्योंकि आजकल तो लाइफस्टाइल चेंज है और फास्ट फूड पर हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा है, या तो सर्कल ही ऐसा हो गया है। बिल्कुल, जैसा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और आई थिंक काफी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम देना चाहेंगे। हमारी बॉडी अपना जो इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेशन करती है, वो हमारे पानी पीने, हमारी बॉडी कितनी हाइड्रेटेड हो उस पर बहुत डिपेंड करता है। यूजुअली हम 2 से 3 लीटर, 2.5 लीटर, 3.5 लीटर अकॉर्डिंग टू द एज और पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम पानी पीने के लिए बोलते हैं। और हमने देखा है कि भगवान जी की तरफ से भी गर्मियों के जो फल होते हैं वो रसीले और पानी वाले होते हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, सारे फलों में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा होती है।
चाय कॉफी हम थोड़ा कम लेने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, क्योंकि बेसिकली ये थोड़ा डिहाइड्रेट करते हैं हमारी बॉडी को। आपने भी नोट किया होगा, हम चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं तो हमारी स्किन एकदम टाइट और थोड़ी डिहाइड्रेटेड लगती है। और आप थोड़ी देर में 1 गिलास पानी, 1 घंटे में 1 गिलास अपना नाप लीजिए कि कितने गिलास पानी आपको जब तक आप जाग रहे हैं आपको पीना है। सेकंड कंडीशन जो होती है कि हम हाइड्रेटेड हैं कि नहीं, आपका यूरिन आउटपुट आपको बताता है। फेस का तो हो गया, फेस और हाथ अगर ड्राई लग रहे हैं, डिहाइड्रेटेड लग रहे हैं, वो एक सिम्टम अलग है, वो डॉक्टर पहचान जाते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कि आपकी इनपुट आप ले रहे हैं पानी बट आउटपुट नहीं है, तो वो कंडीशन भी आपको बताती है कि यूरिन अगर आपको कम आ रहा है तो भी आप डिहाइड्रेटेड हैं। लूज मोशंस हो गए, सारा पानी लूज मोशन के जरिए निकल गया, तो उस कंडीशन में आपको पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो उसके लिए ORS के घोल आते हैं, नींबू पानी आता है, शिकंजवी आती है, नमकीन लस्सी आप ले सकते हैं, किसी भी तरीके के फॉर्म में आपके घर में दाल चावल खिचड़ी बनी है उसका पानी आप ले सकते हैं। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने से आपकी स्किन की एक चमक जो होती है वो मेंटेन रहती है, वो एक हाइड्रेशन का सिम्टम है। दूसरा, अगर हम अपनी इसके ऊपर हम पिंच करते हैं अपनी स्किन को, स्किन वापस चली जाती है। हमने पिंच किया, स्किन वापस चलेगी, तो ये एक हाइड्रेशन का बहुत बड़ा एक घर में कोई भी देख सकता है। अगर हमने पिंच किया और ये हमारी मुड़ी हुई रहेगी चमड़ी हमारी हाथों की, तो ये एक हाइड्रेशन बताता है कि हम डिहाइड्रेटेड है, हमें पानी पीना चाहिए। और दूसरा, आंखें अंदर चले जाना, आपको चक्कर आना, गिडीनेस फील होना, ये भी एक डिहाइड्रेशन की निशानी है। तो हाइड्रेशन चाहे फीवर है या नहीं है, हर टाइम पे आपको, चाहे सर्दी है गर्मी है, आपको मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो संतुलन है, टेम्परेचर मेंटेनेंस है, प्लस हमारे खाने को हजम करने के लिए और हमारी क्रिया जो करनी उसके लिए भी जरूरी है पानी का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीता। और मुझे लगता है कि बहुत सारे मिथ जो हैं वो लोगों के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि बीमारी से ज्यादा तेजी से तो मिथ फैलते हैं, तो उसका जवाब जो है आपने दे दिया। बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे दोनों सहयोगी जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया। H3N2 वायरस के बीच खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कैथल की बात करें तो अस्पताल में जांच के लिए खांसी और जुकाम के करीब 350 मरीज पहुंचे हैं, जबकि बाकी दिनों की अगर हम बात करें तो ये संख्या 100 के करीब रहती है। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अस्पताल में मुख्य गेट पर बनाई गई फ्लू कॉर्नर OPD भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर सांस लेने की समस्या से पीड़ित मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो उसका सैंपल H3N2 वायरस की जांच के लिए भेजा जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल यहां अभी तक ऐसा कोई मरीज नहीं मिला। वायरस है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा शुरू से ही एक सीजनल डिजीज़ रही है भारत में। तो ये वायरस इन्फ्लुएंजा वायरस पहले से ही है, जो सीज़न के हर सीज़न के साथ वायरल इन्फेक्शन होते हैं। जब भी सीज़न चेंज होता है, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, तो ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा A H3N2 इसको नाम दिया गया। बचाव के लिए वायरल इन्फेक्शन के ज़्यादातर होता है, जो बचाव के लिए आइसोलेशन ही एक माध्यम है। जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दिया जाए ताकि दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके। इन्फेक्टेड व्यक्ति के लिए आइसोलेशन वार्ड जो कोविड के लिए पहले तैयार था वही वार्ड है। कोविड के लिए ही ICU जो वार्ड में तैयार किया गया था वही है। और फिलहाल अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ कैथल में, ना ही कोई केस आया है। तो H3N2 से घबराना नहीं है, भीड़ भाड़ से बचिए, खान पान का खूब ध्यान रखिए, पानी बहुत पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, बस आप ठीक रहेंगे। छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।